अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। जो वादा किया वो नहीं निभाया ना। वादा किया निभाया कैसे? अब आप देखें, सारी इस वक्त आपके व्यूअर्स इंतज़ार में बैठे हैं। कहाँ है आपकी नीली टी शर्ट? कब उतारी आपने टाई? कहाँ गया आपका वादा? देखिए, मैंने खान साहब से एक चीज़ सीखी है। क्या? यू टर्न। अच्छा, उनकी मैंने इंस्टेड ऑफ नीली शर्ट मैंने यू टर्न ले लिया। आपने सिर्फ यही नहीं किया, आप देखें, आपने चिड़िया को भी बहाल कर दिया। आज आपके पॉकेट स्क्वायर के ऊपर चिड़िया उड़ रही है। आपने नूर को फारिग कर दिया। वो इसलिए कि मैं बकरी हो गया हूँ। बकरी हो गया। तो शेर कौन है? शेर खान साहब है। अच्छा, यानी आप में और उनमें ये फ़र्क हो गया। अच्छा, ठीक है। आपने टी शर्ट नहीं पहनी, आपने टाई नहीं उतारी और आपने आज अपनी ऑडियंस को सरप्राइज किया या शॉक किया। मैं अपने औकात में आ गया। मैं खान साहब नहीं बन सका। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? अपडेट हो गया मेरा सॉफ्टवेयर। अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि किसने अपडेट किया। नहीं, वो खुद ही एहसास हो गया था। खुद ही एहसास? गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं ये सोचती रहूंगी, आपने कल ऐसा कहा क्यों? मैं बस जज्बाती हो गया था। पाबंदियों की वजह से, पाबंदियों की वजह से, इसलिए। हाँ, ठीक है। मैंने कहा खान की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ऐसी नहीं तैसी सारे थी। फिर वो सोचा घर में जाके खान तो फेल हो गया। ऐसी तैसी करते करते अपनी ऐसी तैसी करा ली है खान ने। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, तो ये फेल ही है ना अभी तक तो। अच्छा, तो बस है कि इज आउट ऑफ पावर, इज सिटिंग इन प्रिजन। कभी कहता है कि मैंने पावर वालों के साथ बात करनी है, कभी कहता है मैंने गवर्नमेंट के साथ बात करनी है, कभी कहता है किसी से नहीं बात करनी, कभी कहता है फिर से हम एहतजाज करेंगे। तो मतलब है कि तो उन्होंने सोचा कि नहीं, खान जो है ना इस वक्त राइट नाउ इज़ अ लूज़र। तो मैंने कहा अपनी बरकरार रखूँ, अपनी विनिंग स्ट्रीक में हूँ, चलने दो। आपकी टाई में भी 3 रंग हैं और उसमें ग्रे एरिया भी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मैंने सोचा ये है कि अब बहुत हो गया। अब पुराना स्टाइल ही चलना चाहिए अभी फ़िलहाल टाइम बीइंग चलने। ठीक है, ये सीखा है आपने खान साहब से। और आपने उनकी स्ट्रेटजी की बात की, वो अभी तक तो कामयाब हो नहीं पाई। उन्होंने केपी और पंजाब असेंबलीज़ के मामले पे भी जो किया, वो उनकी अपनी पार्टी के लोग मानते हैं कि वो कामयाब नहीं हो सका, दाव पेच। लेकिन एक बंदा तो बहुत कामयाब है, वो तो 1 मैन आर्मी है। तुम बड़ी शरारत करने वाली हो। मेरे अच्छे तल्लुकात हैं उस शख्स के साथ। हाँ, तो आप क्यों खराब करना चाह रहे हैं उसको? मैंने 1 मैन आर्मी का है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। आप आर्मी को एक्सक्लूसिवली मत लें। अच्छा, ओके। तो उसकी वजह यह है कि दिस 1 मैन आर्मी इज दी आर्मी स्पोक्समैन। इतना ही ठीक है। तो आप यू आर ट्राइंग टू ट्रैप मी। मेरे अच्छे तल्लुकात हैं, मत खराब करें। बिल्कुल खराब नहीं करी। मैं तो समझ रही हूँ कि इस वक्त वो उस ग्लू का काम कर रहे हैं जो पहले एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस के दरमियान किया करती थी। आप सही कह रहे हैं। वो ऐसे उनकी मुलाकातें। अच्छा, किसकी बात हो रही है? हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पीसीबी भी हैं, सेनेटर भी हैं। या आपने अच्छा किया याद करवा दिया, वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। तो मतलब 1 मैन आर्मी। मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त जो टेंशन्स चल रही है ना छोटी मोटी, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हमें कंसल्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बिलावल जो है वो गरज रहा है। अच्छा, इधर से मौलाना लगे हुए हैं, उधर से अशक साहब को कूद गए हैं। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब मौलाना को मिल रहे हैं। ठीक। तो मोहसिन नकवी साहब को कहा जाके अग्गां लग दी पिया ने इन्होंने बुझा जाके। अच्छा। तो मोहसिन नकवी साहब बहुत अहम इस किस्म का रोल अदा किया। पहले भी उन्होंने जब इन सबको इकट्ठा किया, और अब फिर जब ये थोड़ी बहुत राड़ें नज़र आ रही हैं, नाराज़गियाँ नज़र आ रही हैं, तो वो अब जा रहे हैं जिसे कहते हैं ना स्मूथ करने के लिए। अच्छा। तो उनकी बड़ी पर्सनैलिटी जो है ना, बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है। वो बड़े तरीके से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं और बड़े तरीके से समझाते हैं लोगों को। अच्छा। हाँ, और वो किसी को नाराज़ नहीं करते। बड़ी सर्जरी की बात तो करके तो वो फिर नहीं, वो बड़ी पीछे सॉरी कर दिया ना, यू टर्न ले ली वहाँ। हाँ। आपने देखा है ना, वो कहते हैं नहीं वो तो मैंने अभी कहा था। अच्छा। घर जाके देखेंगे। तो बात ये कि जब वो सियासतदानों से मिलते हैं ना आयशा, तो ही इज़ वेरी वेरी कंसिडरेट, काइंड, सुनते हैं, फिर छोटी बात करते हैं, और वो बहुत गो बिटवीन के तौर पे ही प्लेज अ वेरी फैंटास्टिक रोल। तो ये तस्लीम करना चाहिए उनका ये रोल। ये उन्होंने रोल अदा किया था व्हेन वी गॉट द पीडीएम टुगेदर। और उस वक्त सिर्फ ये मुख्तलिफ सियासी जमातें नहीं थी, बहुत सी जमातें थी, और फिर उसके बाद और भी एक आध जमात थी जहाँ बहुत कुछ हो रहा था, वहाँ भी उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी मतलब है कि उनको रिवॉर्ड मिला है। अच्छा। जो कि उनको ओहदे मिले हैं, सभी उनको अप्रिशिएट करते हैं।
पीपल्स पार्टी भी अप्रिशिएट करती है, नून लीग भी अप्रिशिएट करती है, एस्टैब्लिशमेंट भी अप्रिशिएट करती है, तो रह गया पीछे। ग्रेट सर्विस टू पॉलिटिक्स कह लें आप? नहीं, ग्रेट सर्विस टू द एंटी इमरान लॉबी। ओके। बिकॉज वो इकट्ठा करना तो इनका काम था ना। बहुत मेहनत की इन्होंने। और अब भी जब भी कोई गड़बड़ होती है तो उनको बटन दबा देते हैं, वो भागते हैं, सबको मिलते हैं जाके, सबको ठंडा करते हैं, सबको ब्रिजेस बिल्ड करते हैं। तो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट इंटरलोक्यूटर। वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है इंटरलोक्यूटर। वो उसका मतलब ये है कि ब्रिजेस बिल्ड करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना, नरम करना सख्त रवैयों को। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी मेजर रोल जो कि नकवी साहब कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइमिंग क्या है इन मुलाकातों की? क्या टाइमिंग यही है ना, देखिए ना, अभी हाल ही में अब पीपल्स पार्टी ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया है पब्लिक के अंदर। अच्छा। कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें ये नहीं किया गया, हमें बजट के ऊपर कंसल्ट नहीं किया, हमें पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो मीडिया के खिलाफ कानून किया है उसके ऊपर ये पीट कह रहे हैं। तो इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। तो दे आर रेजिंग इश्यूज एंड आई थिंक इनको यही फिक्र था कि बजट के बाद एक लोगों की नाराज़गी की लहर आनी है, उसमें ऐसे ना हो कि रूलिंग अलायंस के अंदर भी कोई खटपट हो जाए उस वक्त। अच्छा। तो उससे पहले ये सब चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए। ये ना हो कि उस वक्त फिर लोगों को मौका मिल जाए कुछ और बात करने का। तो मेरा ख्याल है अच्छे टाइम के ऊपर उन्होंने नकवी साहब को एक्टिवेट कर दिया है। मेरा ख्याल है ही प्लेज अ गुड रोल है। हाँ, लेकिन उसमें मौलाना साहब की भी एंट्री हुई है, जो मौलाना कुछ अरसे से इररिलेवेंट थे और कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं समझी जा रही थी कहीं भी उनकी। शहबाज शरीफ साहब अचानक जाके उनसे मिल लेते हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब भी उनसे मिलने चले। क्या अचानक? इसी प्रोग्राम में हमने तो एडवाइस दी थी ना आपको। आपने एडवाइस दी? तो हमारी बात कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोग इधर से सुन के निकाल देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात चल रही होगी, क्या मौलाना को भी ठंडा करना है। काफ़ी मौलाना गरज रहे हैं। तो हमने भी यहाँ बैठ के बात की थी कि भाई क्या जाता है आपका, तो आप मिल लें, बात कर लें मौलाना से। तो मेरा ख्याल है पहुँच गई होगी आवाज़। सोचा होगा इसके ऊपर लोगों ने कि हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। और उन्हें भी पता है कि मेरी मौलाना से गपशप रहती है। तो कभी कभी मैं भी अपने राय जो होता है वो इस किस्म के प्रोग्राम के ज़रिए दे देता हूँ। उसका ये मतलब नहीं होता कि मुझे किसी ने कहा है कि आप ये बात करें। मेरी अपनी एक राय होती है, वो मैं कभी कभी वो किसी के हक़ में होती है, कभी किसी के ख़िलाफ़ होती है, मगर आई एम ऑलवेज कीपिंग थिंग्स इन माइंड। इसलिए खान साहब को भी मैंने यही राय दी थी कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ मत लड़ें इस वक्त, आप ऑपोजिशन जो है, जो गवर्नमेंट में है, उसके साथ मिल के कोई रास्ता निकालें। आगे आप ही का फ़ायदा है इसके अंदर। अगर आप कोशिश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को डिवाइड करने की तो वो कामयाब नहीं होंगे और वो सख्त रवैया आपके खिलाफ हो जाएगा और शहबाज हुकूमत और मजबूत होगी। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब भी मिल आए जाके मौलाना को। फिर उसके बाद मौलाना ने सिर्फ पीडीएम के खिलाफ तो नहीं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी गरज रहे थे। तो वो फिर मोहसिन नकवी साहब उनको ठंडे करने गए हैं। इस समय मौलाना फिर आ रहे हैं तो मौलाना को कहीं ना कहीं अकोमोडेशन होगी। अच्छा। हाँ। और ये क्या कि बिलावल साहब से अलग मिल रहे हैं और जरदारी साहब से अलग अलग, वो भी बड़ी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ बिलावल और जरदारी साहब आपस में इत्तेफाक नहीं करते। और जरदारी साहब ने मोहसिन को कहा होगा कि ज़रा बिलावल को भी समझाओ कि ज़रा थोड़ा सा हाथौली रखे, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसके अंदर मदाखलत नहीं कर रहा, मगर इट्स माई जॉब टू कीप द एस्टैब्लिशमेंट क्वाइट, बिकॉज बिलावल तो कांट डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ना। यंग मैन है, पैशनेट है, इमोशनल है, कभी कभी बातें कर जाते हैं। जरदारी साहब ने बड़ा कुछ भुगता है, जेलें भी भुगती हैं, उनको काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं, तो ही नोज़ हाउ टू नेगोशिएट विद द एस्टैब्लिशमेंट। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो भी नकवी साहब ने वो भी रोल अदा करना है कि जरदारी साहब का मौक़िफ़ जो है वो बिलावल को समझाना है। उधर जरदारी साहब का मौक़िफ़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब को समझाना है कि आप मरियम को समझाएं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो मरियम को नहीं समझा सकते। एक जगह है जहाँ उनका काम नहीं चलता, वो है पंजाब के अंदर। मरियम के साथ मोहसिन नकवी साहब की दाल नहीं गलती। अच्छा। मेरे जहन में भी दाल का ही हाँ, तो बस मैंने आपका जहन देख के तो मैंने कह दिया। तो अब बाकी हर जगह पे गलती है, तो इसलिए आप देखिए कि वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, ये कभी इधर। और वो यही कोशिश है उनकी कि ये जो सारी बातें मीडिया में आनी शुरू हो गई हैं, मीडिया से बाहर रखें। अच्छा। एंड मोहसिन नकवी साहब है जिंग 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 जिंग। ठीक है, जोड़ रहे हैं सबको आपस में। लेकिन इसमें राना सनाउल्लाह साहब इस बात से इनकारी हैं कि कोई इख्तलाफात हैं, और जो शहरी रहमान ने ये कहा कि पंजाब में दूसरे इत्तेहादियों की स्कीमें बजट में शामिल की गई हैं लेकिन पीपल्स पार्टी की नहीं, इस बात को भी राना साहब ने डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, हमारी आपस में बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात के 2 दौर हो गए हैं, तीसरे में हमारी आपस में बात बन जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो एक और ख़बर आ रही है वो यूसुफ गिलानी साहब का वो
वो बयान है कि हमें सिर्फ बजट से इशू नहीं है, हमें पंजाब में सियासी स्पेस चाहिए। जी बिल्कुल सही है, ये इशू है। मैं आपको थोड़ी बारीकियों में चलता हूँ, आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, क्यों इनके मसले नहीं हल हो रहे, क्यों मरियम समझती है कि इनके मसाइल जो हैं जो ये कंसेशंस मांग रहे हैं वो नहीं दी जा सकती। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये बजट के ऊपर जो लड़ाई झगड़ा हुआ कि ये हमें कंसल्ट नहीं किया, ये नहीं हुआ, तो लतीफ़ा ऐसे है कि जरदारी साहब नाराज़ थे, पैगाम गया मोहसिन नकवी साहब लेके, ये लतीफ़ा है शहबाज साहब का, जरदारी साहब बड़े नाराज़ थे। अच्छा। कि वो क्यों है? हाँ। को सर वो बड़े नाराज़ है, तुझे मिल लो जाके। अच्छा मिल ली? हाँ ओके ओके ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए जरदारी साहब को मिलने, तो जरदारी साहब को कहा कि सुना बड़े नाराज़ हैं हमसे। बिल्कुल नाराज़ हूँ, तुझे बड़ी ज़्यादती की थी, हमें कंसल्ट नहीं किया, हमें ये नहीं किया, हमें ये पूरा बजट बना दिया, एक मीटिंग हमारे साथ नहीं की, आपने ये नहीं किया बजट के ऊपर, हमने ये हम चाहते थे, हम ये चाहते थे, आपने हमें कंसल्ट नहीं किया। तो शहबाज साहब ने सारी बात सुनी, फिर शहबाज साहब ने कहा जरदारी साहब तो इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? तो कहा क्यों ना नाराज़ हूँ, आपने हमें कंसल्ट नहीं किया। उन्होंने कहा तो बजट तो बन गया, हमें भी किसी ने कंसल्ट नहीं किया। तो ये तो हमारा गिला है कि हमें नहीं कंसल्ट किया गया, तो आप मेरे ऊपर गिला कर और यूं नाराज़ी दूर। उसके बाद उन्होंने कहा चलो जी बेटी आओ जी, इको खाते मजबूरियां समझ गए, चलो जी चलो जी चलो। तो फिर चाय पानी हो गया, उसके बाद आगे। तो ये सूरत हाल है कि बजट तो बस सब ठीक है ना, हालात का तकाज़ा है, कौमी मफाद में करना पड़ता है। जी लेकिन पंजाब के बारीकियां तो बताए ना। हाँ पंजाब की बारीकियां, पंजाब की बारीकियां में ये है कि जरदारी साहब ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन है ना, मरियम जो है वो अपने आप को समझती है शी इज़ अ न्यू स्टाइल पॉलिटिशियन। अच्छा ठीक, शहबाज साहब भी ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन, ठीक, मगर जब शहबाज साहब पंजाब में थे तो वो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन नहीं थे। शहबाज साहब ने पंजाब को रूल किया था विद ब्यूरोक्रेसी, MPS के ज़रिए नहीं किया था। ओके MPS के इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को लगाया हुआ था कि मैं नहीं मिलूँगा MPS का, मेरे पास टाइम नहीं है, आप मिल लिया करें, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बता दिया करें, मैं उसी वक्त फैसला कर लूँगा, आप डील किया करें। तो MPS के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? बजट, पैसे दो हमें, फंड्स चाहिए, ट्रांसफर्स चाहिए, ये थानेदार को हटा के उन्हें लगाओ, DC उन्हें लगाओ, AC उन्हें लगाओ, कमिश्नर उन्हें लगाओ, ये उनको अपने काम कराने होते हैं लोकल में, लोगों को अंदर कराना होता है, लोगों को बाहर निकालना होता है। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट लेना होता है, क्योंकि DCs के पास फंड्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट के सारे अंडर द करंट सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें, पोस्टिंग ट्रांसफर्स एट द लोकल लेवल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MPS। और फंड्स का ये होता है कि प्रोजेक्ट दें, प्रोजेक्ट वो मिलता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से। अच्छा। चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट देता है कि जी 10 बिलियन का तो सड़क दे देने हैं, मगर पैसे इनको नहीं जाते, पैसे चले जाते हैं AC के पास या DC के पास, वो उसके अकाउंट में होते हैं, फिर DC को सेट करना होता है। तो वहाँ अगर आप अपना DC ना लगवाया हो तो जो लगा हुआ है वो कहेगा मैं तो नहीं करता, मैं तो इसको ऐसे करूँगा, तो ऐसे करूँगा। तो फिर वो आते हैं जी सेक्रेटरी कि जी वो DC को चेंज कर दो, उसे फलाना AC लगा दो, फलाना ये कर दो। तो अब मरियम ने क्या किया, इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ हमारा भी कोई सपोर्ट बेस है, जहाँ हमारा भी थोड़ा बहुत वोट बैंक है, 4-5 ऐसे, वहाँ तो हमारे बंदे लगा दें आप। मरियम ने ना कर दी। अच्छा। मरियम का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अब मैंने AC DC एडमिनिस्ट्रेशन में जो शफलिंग होती है MPS के कहने के ऊपर वो नहीं करनी। अच्छा। अभी मैंने पूरी न्यूट्रल एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, मैंने किसी की बात नहीं सुननी, क्योंकि उसको पता है कि हमारे लोग वैसे भी नहीं जीते, तो अब उनकी क्या बात सुननी है। तो वो तो कोशिश कर रही है कि कोई इंडिपेंडेंट किस्म की छोटी रियासत बनाए वो वहाँ, और मेरिट के ऊपर सबको अपॉइंट किया जाए, मेरिट के ऊपर काम किए जाए, मेरिट के ऊपर प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं। ये नहीं कि MPA कह रहा है तो ये कर दें ताकि वो उसमें से 20-30% स्कीम ऑफ कर ले, इसलिए नहीं, इसलिए कि सारे पैसे जहाँ लगने हैं वहाँ लगें और सही चीज़ों के ऊपर लगें। तो मरियम ने तो ये बंद कर दिया खाता ट्रांसफर पोस्टिंग्स का, जो कि क्रिटिकल होता है एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, क्रिटिकल होता है, और अपने MPS को खुश करने के लिए। इनके MPS को तो पता है उनकी हैसियत क्या है, तो वो बेचारे ज़रा पूछते भी नहीं है, कोई ठाप पै जाती है, बर्बादता है तो सामने जितने कोई नहीं तो पहुँच गए थे। सो एनीवे मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम इज़ नॉट लिसनिंग टू पीपल हु आर टेलिंग हर इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ। फिर ये कंप्लेन करते हैं उधर भाई लोगों को, कोई यार उनको है ट्रांसफ़र कर दो कर, मरियम उनकी बात भी नहीं सुन रही। मैं ये भी आपको बता दूं, वो भी तंग आए इन्हें। हाँ। क्योंकि वो उनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर होता है ना। हाँ। कि भाई ये कंप्लेन करते हैं उधर से नीचे रिमांड आता है यार वो पीपल पार्टी वाले बड़ा कंप्लेन कर रहे हैं, वो फलाना MP है मैंने मिलिया सी ओके,
उन्होंने कोई काम करा दो, तो मरियम फिर करती नहीं है। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम चल रहा है कि मरियम कहती है मैंने अपनी अब जहाज़ चलाना है और मैंने डिलीवरी देनी है और मैंने शहबाज शरीफ को लोगों को बुला देना कि मैंने क्या काम किया। हाँ, तो इसीलिए जो अभी आप आगे बजट हम डिस्कस करते हैं कि मरियम ने किस किस्म का बजट दिया, क्यों दिया और क्या उसकी स्ट्रेटजी है पंजाब के लिए, तो वो हम आगे अगले। लेकिन इसमें ये है कि मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात तय है पीपल्स पार्टी के वफ्द की आफ्टर ईद, और बजट के बाद जाहिर है पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट में भी आना ही आना है। हाँ। तो दबाव तो आएगा मरियम बीबी पे। हाँ, मगर मैं आपको बताऊँ उनका क्या मौक़िफ़ है कि इनको फेडरल गवर्नमेंट में अकोमोडेट करें। पंजाब में नहीं, पंजाब में नहीं, उधर उनको ले लेना। पंजाब में कोई जगह नहीं है। अच्छा, आप ले लें उनको फेडरल गवर्नमेंट, इन्नी पसूड़ी पई है इतने तो 4 बंदे नहीं है तो मैं उन्होंने की दिया। अच्छा, तो वहाँ आप फेडरल गवर्नमेंट उनके वोट के ऊपर कायम है ना, तो आप दें उनको वहाँ जो देना है आपने। अच्छा, मुझे क्यों कहते हैं देने को। लेकिन अगर फेडरल में बजट के मामले पर पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब पर दबाव डालती है तो क्या मरियम बीबी पे वो दबाव नहीं आएगा? वो दबाव आएगा ना, मगर डायरेक्ट नहीं आएगा। फिर शहबाज बात करेंगे बड़े भाई से फिर कि मरियम ने कहो ना। हाँ। पीपल पार्टी वाले तो आगे से मियाँ साहब कहेंगे अच्छा, अब ना हाँ करेंगे ना करेंगे, ठीक। हाँ। तो जब चले जाएंगे तो मरियम पूछी क्या कह रहे थे, अब क्या रहे थे उनके वो कोई वो बंदे चंदे रख लो ना दे दो। तो मरियम आगे से फिर कहेगी वो ये है अबू ये नहीं, अबू सुनते जाएंगे, फिर कहेंगे चलो देख लेना। ठीक है, बट दैट्स इट। इससे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं। वो कहेंगे देख लेना। अच्छा, हाँ, एक आध दे दो कोई गल नहीं। हाँ हाँ, ठीक, गेट हिम ऑफ देयर बैक। ओके, तो इस किस्म की, और मरियम फिर खींच के देगी। अच्छा, मरियम इज गोइंग टू रन हर ओन प्रोविंस। उसको इस बात का एहसास है कि हम फारग हैं, अब हमने ग्राउंड रिकवर करनी। कल जब इलेक्शन आएगी, जो आएगी एक दिन, तो हम कहाँ खड़े होंगे अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं होगा यहाँ, क्योंकि और तो है नहीं इनके पास कुछ देने को। बयानिया तो खत्म हो चुका है ना, वोट को इज्जत दो, फलाना दो, फारग ने, ऐसे ही है ना। तो अब रह क्या गया इनके पास? ये बजट में हम डिस्कस करें। हाँ, बिल्कुल वो डिस्कस करना है। वो अब प्लान ये कर रही हैं कि किसी तरीके से पंजाब की जो खुशहाली है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। लोग 3-4 साल के बाद जो पुराना गुस्सा है वो शायद भूल जाए, खान और कोई गलतियाँ करे, और फिर मौका मिलेगा तो हम ये कह सकेंगे हमने ये किया। और ये जो काम कर रही हैं उसके साथ जाहिर है पूरे ख़ानदान जो है ना वो प्रो हो जाते हैं। लैपटॉप जिस बच्चे को मिलता है उसके ख़ानदान के अंदर ये, जिसको हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसको ये मिलेगा, जिसको वो जनरली ये एक तरीका होता है टू बाय लॉयल्टीज़। इलेक्शन से पहले ये करते हैं, मगर यहाँ तो हाल ये है कि इलेक्शन के बाद ये शुरू हो गया। हाँ। क्योंकि पता है ना कि कैसे आए, हालत पतली है। लेकिन ब्रेक से पहले ये जानना था कि आज शहबाज शरीफ साहब का खिताब मुतवक्के था 100 दिन हुकूमत के पूरे होने पर, कि वो 100 दिन की जो कारकर्दगी है उस पर कुछ बात करेंगे और बजट पर कौम को एतमाद में लेंगे, बताएंगे कि क्या क्या मजबूरियाँ हैं, वो क्यों नहीं हो सकता? अब मजबूरियाँ तो सबको बता दी है ना, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा बताई हैं। अच्छा। शहबाज साहब ने भी बताई हैं, औरंगजेब साहब ने भी बताई हैं, सारे बता रहे हैं मजबूरी क्या थी और क्या किया और क्या क्यों करना पड़ रहा है। डिफ़ॉल्ट हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, हमने तो पार्टी को कुर्बान कर दिया है मुल्क के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो तो बातें होती रहती हैं। अब बात यह है कि पिछले 3 माह में क्या किया। 3 माह में ये प्रोग्राम बनाया कि IMF को जैसे भी है घेर के लाना है। अच्छा, और उसके साथ जो तकलीफ हो रही है आवाम को, अब क्या उसके बारे में बात करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात करने का वक्त नहीं है। इस वक्त बड़ी तकलीफ में होगी आवाम बजट के बाद। इस वक्त आवाम को आप क्या गोली देंगे? वही मजबूरी की गोली, तो वो तो नहीं चलेगी ना। वो तो आप दे दे के 16 महीने आपने मजबूरी की गोली दी है, जिसकी वजह से आप आउट हो गए ना, तो आपको तो इन कर दिया गया। हाँ। तो इसलिए बात यह है कि मेरा ख्याल है वक्त आएगा जब शहबाज शरीफ साहब एड्रेस करेंगे, मगर वो अभी वक्त नहीं है। आपने तकरीबन 2 साल का वक्त दिया था। हाँ, तो अच्छा वो भी है 2 साल 2.5 साल, वो देखने वाली बात है क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत लंबा रास्ता है ये, पता नहीं उस वक्त तक पहुँचते भी हैं वहाँ तक कि नहीं, दरमियान में ना कुछ गड़बड़ हो जाए। कोई आवाम गुस्से में। ये गड़बड़ तो नहीं होगी ना कि नून लीग हुकूमत से हटे और चांस बाकी पार्टीज को मिले, पीपल्स पार्टी का चेहरा? ये नहीं होगी, नहीं होगी फिलहाल। अगर एस्टैब्लिशमेंट किसी को ट्रस्ट करती है तो वो शहबाज शरीफ है, और वो बरकरार है ट्रस्ट। ठीक है, ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है ना शहबाज शरीफ साहब का, मोहसिन नकवी साहब का। तो अभी तो फिलहाल मामला मोहसिन नकवी साहब का विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ है, चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं है। अच्छा। बाकी सबके साथ है। चलें, ठीक, समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई। अब पंजाब जाएंगे कि ये टैक्स फ्री कैसे हुआ। ब्रेक के बाद आते हैं वापस।
शो में एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात पंजाब के बजट की, जिसकी बहुत तारीफ़ें की जा रही हैं और इसकी जो ख़ास बात हेडलाइन बना रही है वो ये कि ये टैक्स फ्री होगा। मालियाती ज़राए से रेवेन्यू में 53% का इजाफा किया जाएगा। अगर आप सादगी से समझा सकें, विफाक लगा रहा है टैक्स पे टैक्स, पंजाब का टैक्स फ्री। देखिए, जब वो कहते हैं ना कि टैक्स नहीं है, मतलब टैक्सेस तो हैं मगर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, पुराने टैक्सेस हैं। उनकी एस्टिमेट किया है कि उनसे अब कितने पैसे आएंगे पुराने टैक्सेस से। अच्छा, शायद कलेक्शन कुछ बेहतर होगी, ठीक, कुछ ग्रोथ होगी पंजाब के अंदर, बिकॉज काफ़ी खर्चा करने लगे हैं, सारे पैसे खर्च करने लगे हैं, सारे। अब तो फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं खर्च कर रही ना, उन्होंने तो तनख्वाहें देनी है, ये करना है, वो करना है। इनके पास तो लंबे ही पैसे हैं, ठीक है ना, तो इनके पास जो लंबे पैसे हैं, मरियम ने कहा सारे खर्च करो आवाम के ऊपर। तो इसलिए यहाँ ग्रोथ भी होगी पंजाब में, प्रोविंशियल ग्रोथ होगी। अच्छा, इन्फ्लेशन का मामला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उसका ख्याल रखेगी, और जो टैक्सेस हैं जहाँ लोग गालियाँ देंगे वो फेडरल गवर्नमेंट को गाली देंगे, मगर फेडरल गवर्नमेंट जितने टैक्स कलेक्ट करेगी उसका 55% जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को दे देगी अपने 4-5 खर्चे निकाल के। तो पंजाब हुकूमत को जो बजट है कोई 5.5 खरब रुपए का है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, 5.5 हजार अरब, तो 55 खरब हो गया। हाँ, ऐसे ही है ना, बिल्कुल 100 अरब का 1 खरब होता है, ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। तो फिर ये 55 ट्रिलियन। तो अब ये है कि उसमें से जो टोटल पैसे इनको आएंगे वो हैं कोई 46 ट्रिलियन। अच्छा, 4643 बिलियन, जिसमें से 3683 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट देगी एनएफसी से। वो एनएफसी अवार्ड से इनको मिल जाएंगे। तो सारे पैसे तो फेडरल गवर्नमेंट ने दे दिए। इन्होंने जो खुद कलेक्ट करना है वो ख़ास लंबा चौड़ा नहीं है। और इनका जो रेवेन्यू टारगेट है यहाँ का को 1 खरब के करीब है। अच्छा, तो वो इतना मुश्किल नहीं है इनके लिए। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी प्रोविंस है, 100 मिलियन लोग हैं, इट्स बिगर देन मेनी कंट्रीज इन यूरोप। पता नहीं कितनी कंट्रीज पुट टुगेदर करके ये पंजाब की गवर्नमेंट, इट्स हाफ ऑफ पाकिस्तान, ओवर हाफ। तो पैसा बहुत है पंजाब के पास, फंड्स भी फेडरल गवर्नमेंट से भी आ रहे हैं, अपने भी फंड्स हैं। अब वो खर्च करने जी, ठीक, तो अब वो खर्च करने जो है वो दैट इज़ वेयर मरियम नवाज़ ने सोचा कि ठीक ठाक पैसे खर्च किया जाए। कोई 670 अरब रुपए वो तालीम के ऊपर खर्च कर रही हैं। लोग कहते हैं ना जी कि तालीम के ऊपर खर्च नहीं होता, उसने कहा इधर देखो 669 बिलियन, 10 बिलियन तो वो सिर्फ लैपटॉप्स ही दे रही हैं जी। 10 बिलियन शहबाज शरीफ वाला प्रोजेक्ट ही कंटिन्यू है ना। फिर वो लाइफ स्टॉक कार्ड दे रही हैं 2 बिलियन का, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 30 बिलियन दे रही हैं, इंटरेस्ट फ्री फार्मर्स लोन्स दे रही हैं 75 बिलियन, हेल्थ केयर में 86 बिलियन, हेल्थ फैसिलिटीज़ 40 बिलियन, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर 42 बिलियन, इवन हायर एजुकेशन कमीशन जो कि इस्लामाबाद में होती है मगर उनके यहाँ भी दफ्तर हैं, कुछ यूनिवर्सिटी चलाते हैं, 17 बिलियन, दानिश स्कूल्स 2.5 बिलियन, सैलरीज जो हैं वो 600 बिलियन, पेंशन्स जो है वो 450 बिलियन, और मिनिमम वेज जो है 32 से 37 जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 1000 रुपये कर दिया। और सड़कें बनाने में कितने, कुछ भी नहीं, 135 बिलियन, सबसे कम एक्सपेंडिचर सड़कें बनाने पे। तो आप समझें कि आवाम के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं किया जा रहा, फोकस करके स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, तालीम के लिए दिया जा रहा है, हेल्थ के लिए दिया जा रहा है, हेल्थ को लिए दिया जा रहा है, लाइफ स्टॉक के लिए दिया जा रहा है, ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं फार्मर्स को, लोन्स दिए जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शी इज़ फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स जो कि आम आदमी की ज़िंदगी में जिनकी बड़ी ऐसी इम्पोर्टेंस है, तो टारगेटेड। ठीक, तो ये दिस इज़ मरियम्स अप्रोच कि वी हैव टू मेक पीपल हैप्पी, ताकि वो भूल जाएं कि ये जो सारी बेल्ट टाइटनिंग हो रही है जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है उसको ऑफसेट करने के लिए नून लीग यहाँ क्या कर रही है, कि वहाँ तो मिली जुली गवर्नमेंट है ना, और फिर सबको पता है कि किसकी गवर्नमेंट है वहाँ। तो यहाँ वो ये क्या इम्प्रेशन देना चाहती है कि ये हमारी मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, ये वो नहीं है, ये है वो किसी और की गवर्नमेंट है। ठीक, तो ये पंजाब को बचाने की कोशिश कर रही हैं ताकि जिस वक्त को वक्त आए तो लोगों को याद दिलाया जाए कि हमने ये किया था यहाँ। अच्छा, ये रियल स्टेट सेक्टर पे भी कोई नए टैक्सेस नहीं है उधर, रियल स्टेट सेक्टर में भी कोई नए टैक्सेस नहीं है, और केपी गवर्नमेंट ने भी उस सेक्टर को बहुत सी रियायतें दी हैं। हाँ, अब नए टैक्सेस इसलिए नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, पैसा जो इतना है
तो नए टैक्स की क्या जरूरत है? सारा नया टैक्स वो तो फेडरल गवर्नमेंट ले रही है और दे रही है। आप पंजाब झटकों से महफूज रहेगा ये जितने फेडरल आदि ये झटके अगर कोई आया तो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर आएगा, पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर नहीं आएगा। अच्छा। फेडरल गवर्नमेंट अगर ताजरों के ऊपर इनकम टैक्स लगाती है, ज़बरदस्ती पकड़ती है, पकड़ दकड़ करती है, तो स्ट्राइक्स होंगे। ओके। मगर मेरा ख्याल है कोशिश यहाँ यही होगी मरियम की कि फेडरल गवर्नमेंट को समझाया जाए कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे मुझे पुलिस, अब पंजाब पुलिस भेजनी पड़े रोकने के लिए लोगों को। अच्छा। मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो आप ज़रा ख्याल रखिएगा, बिकॉज आई विल नॉट use the police against people who are opposed to the federal government's taxation schemes and hardship policies. ठीक है, ये सरप्लस भी है बजट, और आपको पता है आपने एक बार आईएमएफ की शराइत का तस्करा करते हुए कहा था कि आईएमएफ चाहता है कि जो सूबों में बचत होती है या जायद होता है पैसा वो वापस किया जाए वफाक को। और हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने तकरीर में भी कहा कि एक पैक्ट करना चाहते हैं हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के नफाज के लिए सूबों और फेडरेशन के दरमियान। ऐसा जब होगा तो क्या होगा? मरियम ने एक देना नहीं देना फेडरल गवर्नमेंट, वापस नहीं देना, तो क्या सिंध और केपी करेंगे ऐसा? सिंध भी नहीं करेगा, केपी भी नहीं करेगा, तो ये नहीं चलेगा ना। अगर आपकी अपनी गवर्नमेंट नहीं वापस करती तो बाकी लोग क्यों करेंगे? अब फेडरल गवर्नमेंट यहाँ का जो सरप्लस जो अभी बजट बना है, अभी उसके अंदर भी कुछ 700 अरब रुपया बच गया है लगभग जी। तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है ये वापस कर देना। आखिर में मरियम नहीं वापस करेगी। वो और बात है कि अगर अबू ने कहा कि दे दो, मर रहे हैं वो, तो फिर दे देगी, जाहिर है अबू की बात तो माननी पड़ेगी। तो शहबाज साहब को तो आके अबू को कहना पड़ेगा ना, अबू जी को, कि जी बाजी मरियम ने समझाओ ना, कोई पैसे दे दे, ऐसे मर जाएंगे। अच्छा, तो पंजाब कोऑपरेट कर सकता है। तो फिर अगर अबू जी कहेंगे तो फिर हो जाएगा। अच्छा। तो अबू जी इवेंचुअली विल होल्ड ऑल द कार्ड्स। ओके। तो ये बजट इजलास में भी नवाज शरीफ साहब जैसे सदर बने थे मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने बजट इजलास बुला दिया तजावीज़ के लिए देखने के लिए। इनपुट है इसमें? नहीं, इनपुट उन बेचारों की नहीं ली गई। फेडरल गवर्नमेंट के बजट के अंदर किसी की इनपुट नहीं ली गई। तो पंजाब में बिल्कुल उन्होंने बैठ के मरियम के साथ ये सारी बात की होगी। मरियम में बैठ के क्या कर रहे थे? बजट ही बना रहे थे और क्या कर रहे थे? वापस आ गए। मरियम ने सारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स को लगाया था, अच्छा बजट बनाओ, फिर उसके अंदर छोटी मोटी तब्दीलियां की मियाँ साहब के साथ कंसल्टेशन में। एब्सोल्युटली डोंट फॉरगेट, मियाँ साहब ने भी तो पंजाब बड़ा चलाया ना, वो भी तो चीफ मिनिस्टर हैं, लंबा चौड़ा, तो ही नोस, टोटली एग्री करते हैं मरियम के साथ। आवाम को पैसे दो, उन्हें कहो कि भूल जाएं जो मुश्किल हालात हुए हैं, हमारा कोई तलक नहीं है, हम पंजाब में बैठे हैं। तो इसका मतलब आप मरियम स्पीड या मरियम मैनेजमेंट जो है आप उसको दाद दे रहे हैं? दे रहा हूँ, दाद देनी पड़ेगी। देखिए लोग तनकीद करते हैं, हाँ। और जी पुलिस से यूनिफॉर्म क्यों पा लिया, करते हैं ना, और जी ये क्या, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये क्या कर रही है ये। एक्चुअली मरियम का जो अप्रोच है, जो कि बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, मगर आई थिंक वो एक सियासी अप्रोच है कि वो ये कोई कोशिश कर रही है कि जो रियासत है पंजाब की, जो कि ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, इट्स पार्ट ऑफ द रियासत ऑफ पंजाब, शी वांट्स टू टेक द स्टेट ऑफ पंजाब विद हर। उनको ये मोटिवेट करना चाहती है, उनके लिए शी गोज आउट ऑफ द वे टू मेक देम हैप्पी, बिकॉज उनसे काम लेना है, डिलीवरी देनी है। डिलीवरी तो ब्यूरोक्रेसी देती है ना, पॉलिटिशियंस तो डिलीवरी नहीं देते। तो ब्यूरोक्रेसी को उसने एतमाद में लेना है, उनकी इज्जत करनी है, उनसे काम भी लेना है, खड़काना भी है, क्रैक द व्हिप ऑल्सो, और मोटिवेट भी करना है, प्रमोट भी करना है, उनको दाद भी देनी है। तो आई थिंक शी इज ट्राइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स। अब बहुत से लोग हैं, पीटीआई वाले स्पेशली, और बहुत से लोग हैं जो कि डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ हैं। वो समझती हैं कि ये अवामी होनी चाहिए, इतनी इनको मेकअप नहीं करनी चाहिए, इनको इतनी ऐसे जोड़े नहीं पहनने चाहिए, लंबे नाखून नहीं होने चाहिए, लिपस्टिक का रंग ये नहीं होना चाहिए, बाल अपने ऐसे करने, मतलब दिन रात लगे रहते हैं और काम ही कोई नहीं इनका। अच्छा, अब बात यह है कि मरियम जो है शी इज़ फोकस्ड ऑन के काम मैंने क्या करना है। अच्छा, अब उस देखिए किसका दिल नहीं करता कि थोड़ा सा बंदा बन चन के रहे, सबका दिल करता है। हाँ। कि थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप ये ना देखें कि वो लगती कैसे है, आपको नहीं पसंद, बहुत लोगों को पसंद है। व्हाई डोंट यू सी कि करती क्या है, काम क्या कर रही है। एक्शन स्पीक्स लाउडर। एब्सोल्युटली। अगर वो आप समझते हैं कि उसको कपड़े फटे हुए पहनने चाहिए तो व्हाई शुड शी, ठीक है। अच्छा, तकलीफ ये इस बात की है कि शी लुक्स रिच। बेनज़ीर वाज वेरी रिच बट शी नेवर लुक्ड रिच। अच्छा, ये जो सारी साउथ एशियन लीडर्स हैं, इंडिया की हो गई, कॉटन की साड़ियाँ पहनती हैं, मंदरा नायके हो गई, हसीना हो गई, खालदा हो गई, इनमें कोई फैशन नहीं था, कोई ग्लैमर नहीं था, ठीक। सो पीपल आर यूज्ड टू सीइंग विमेन इन बैगी क्लोथ्स,
looking more like men than conventional सी एक हाँ, वो लोग जो है they used to that. अब जो when you come across a young woman who looks a little glamorous, तो वो कुछ लोग तो बड़े पसंद करते हैं. But not much glamorous. She's not that. Well, I mean, you know, some people still think कि नहीं खदड़ के कपड़े पहनने चाहिए. शहबाज शरीफ साहब खदड़ पहनते हैं तो तुम भी खदड़ पहनो. उनका एक सफारी सूट बड़ा मशहूर हुआ था, उस पे भी तनकीद होती थी. उस वक्त होती थी. उस वक्त होती थी. बूटों पे होती थी उनके, हैट पे होती थी. हैट भी होती थी. हर चीज तो ये लोग तो करेंगे. तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, अगर if Mariam was to be little more modestly dressed, so she would win many more friends. Because, but if she's not doing it, maybe tomorrow she might start doing it. Let her have a fun a little for a little while. No doubt. She deserves it. She's worked very hard to come to this stage. कोई बात नहीं. वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है और जो लुक्स हैं वो बड़ी मैटर करती हैं. वो पहला ज़माना और था जब सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं था. अब तो वीडियोस बनती हैं, तस्वीरें. लुक्स मैटर. हाँ. तो लुक्स मैटर. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट. मैं आपको बताऊं. हाँ. मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. भुट्टो साहब को किसी ने पूछा, अच्छा भुट्टो साहब का जो फिजिक थी ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मैं बात कर रहा हूँ. जी 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 जी. तो एक बंदा था, उनके साथ होता था हमेशा. ये मुझे वो कहानी बता रहा था. कहने लगा मैं देखता था कि भुट्टो साहब जब चढ़ते थे ना तो बड़ी फुर्ती के साथ चढ़ जाते थे. वो स्टेप्स थे ना उस समय. हाँ बिल्कुल. अब वो तो नहीं था ये सुरंगें जो है. उस वक्त तो सीढ़ियाँ लगती थी और जहाज ऊंचे होते थे. तो आप तो कहते भुट्टो साहब ट्रर करके चढ़ जाते थे और जब उतरते थे ट्रर करके नीचे उतरते थे. तो कहने लगा मैं बड़ा परेशान होता था, बिकॉज मुझे पता था कि ये जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो जब बैठे बैठते थे कहते हाँ प्रे होते हैं. हाँ. मगर उस वक्त ट्रर करके चढ़. हाँ, पब्लिक इमेज के लिए. तो उसने कहा ये बड़ा ज़रूरी होता है पब्लिक को दिखाना कि यू आर सॉलिड, यू गॉट हेल्थ, यू आर एनर्जी. दिस बाद एक तुसी बैग जो मर्जी कर लो मगर आवाम के सामने नहीं थकना. तो अब ये है कि it's good to look smart, it's good to be quick, stand straight, show you're in command. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये करती थी. she was very conscious of this. कैसे चलना है, कैसे मिलना है, बिकॉज वो ज़माना भी ऐसा था ना. शी वॉज द फर्स्ट ग्लैमरस प्राइम मिनिस्टर. ठीक. और चर्चा भी बड़ा था. तो उनका हेयर स्टाइल, शुरू में उनकी शादी ब्याह भी नहीं था. तो वो लोग तो बातें बनाते थे. सिंगल औरत के ऊपर तो बड़ी बातें बनती. बहुत कुछ हुआ उस समय. तो शी हैड टू बी वेरी केयरफुल. ज़्यादा हंसना नहीं, ज़्यादा स्माइल नहीं करनी, सीरियस रहना है. लोग तो तुम्हें पता ढूंढ रहे होते हैं. वो जी बढ़िया स्माइला मार रही थी, अब ये कर रही थी. यू नो क्रूअल मैन. तो खवातीन को वो लेवरेज नहीं मिलती जो मर्दों को मिलती है. तो इसलिए women have to be extra careful. And so she's stiff. She will smile but not laugh. You understand the difference? Yes, in footages, yes, we do see. And so on, and she has to remain formal. And sometimes अपनी बात समझाने के लिए she has to exercise authority also. She has to snub people also. She has to praise people also. तो ये it's an art to run government. And I think so far she's done a reasonably good job. कोई major criticism नहीं है. So I गुलबर्ग की और क्लिफ्टन की फैशनिस्टास. थैंक यू, आपने गुलबर्ग ऐड किया. लास्ट टाइम हम मिस कर गए थे. बट सारी बात के आप लुक से ज़्यादा परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, क्योंकि वही परफॉर्मेंस है जो मैटर कर रही है पब्लिक के लिए, पब्लिक इमेज के लिए और नून लीग के भी आइंदा के इमेज के लिए. हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द शो. जैसे अमेरिका में वो टूर्नामेंट चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं. लेकिन क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप अभी तबसरा उस पर मैंने वार्न किया आपको क्रिकेट के ऊपर मत सवाल मुझसे पूछिए. हाँ चले, मैं उस पर नहीं पूछ रही आज, लेकिन पीसीबी के हवाले से एक सवाल, उसका तो जवाब दे सकते हैं आप. मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड. पहले मैं सुनूंगा फिर जवाब दूंगा. चले ये फैसला आप. अगर कोई ट्रिकी सवाल हुआ ना जिसमें आप मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं तो मैं नहीं जवाब. मैं नहीं ट्रैप कर रही. इम्तियाज रसूल साहब सऊदी अरब से, देखते हैं आपका सवाल एक्सेप्ट करते हैं सेठी साहब या नहीं. जी. ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, इसका पाकिस्तानी मईशत को कितना फ़ायदा है, और अगर ये बंद हो जाए, क्रिकेट ही बंद हो जाए, तो पाकिस्तानी मईशत को इसका नुकसान भी क्या है? बाजी मेरी गल सुनो, क्यों क्रिकेट को बंद करते हो? जस्ट बिकॉज कुछ हार हो गई है, कुछ लाइन हमारी पिट गई है, कुछ डिविजन्स हो गई हैं, तो अब आप इतने मायूस हो गए हैं जी क्रिकेट को बंद ही कर दो, फ़ायदा किया था. सारा पाकिस्तान जो है पागल है क्रिकेट के ऊपर. एक हार से इतनी मायूसी नहीं होनी चाहिए. कल फिर जीत हो सकती है, ऐसी क्या बात है. अब बात यह है कि क्या फ़ायदा नुकसान. स्पोर्ट्स में फ़ायदा नुकसान नहीं होता, जीत हार जीत होती है और मोटिवेशन होती है और पेट्रियटिज़म का इज़हार होता है.
इसीलिए लोग स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी रखते हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो कमेंटेटर्स हैं वो पागल हो गए। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हमारा ख्याल था कि बेसबॉल और फुटबॉल जो है वो बहुत पॉपुलर है और उसकी बड़ी व्यूअरशिप है। हमें तो पता ही नहीं था कि 2-2.5 बिलियन लोग क्रिकेट देखते हैं। इतने तो दुनिया में ना कोई फुटबॉल देखता है, ना कोई और कोई स्पोर्ट्स देखते हैं। उनको पता ही नहीं था कितनी पॉपुलर है ये स्पोर्ट। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, ये सारे मुल्क जो हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पागल है लोग क्रिकेट के ऊपर। तो कोई वजह है ना, इट्स अ ग्रेट गेम। अच्छा, तो ये कहना कि जी क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। अब आइए कि ये अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में ये बात पूछना चाह रहे हैं, देखिए पीसीबी एक ऐसा इदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान से देला नहीं लेता। तो ये आप नहीं कह सकते कि जी हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा पीसीबी में जाता है और पीसीबी के लोग जो हैं, प्लेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये उड़ा देते हैं और इनको आप गाली दें। तो आपका टैक्स का एक ढेला नहीं जाता पीसीबी को। ये वाहिद इदारा है, सेमी ऑटोनमस इदारा है जो कि गवर्नमेंट से एक ढेला भी नहीं लेता। कोई 70-80 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपए के करीब टैक्सेस देता है गवर्नमेंट को। जो ये बिज़नेस एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर टैक्स देता है, इनकम के ऊपर, अपनी इनकम। तो पहली बात तो ये है कि ये भूल। दूसरी बात ये है कि ये फिर पैसा आता कहाँ से इसको? अगर इसको पैसा गवर्नमेंट नहीं देती जो हर बाकी इदारे को देती है, तो इसका पैसा कहाँ से आता है? इसका पैसा पहले तो सिर्फ आईसीसी से आता था। आईसीसी के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स थे जिसमें हम पार्टिसिपेट करते थे, उससे हमारा हिस्सा था। कोई साल का 8-9 मिलियन डॉलर्स आपको आईसीसी किटी से आपका हिस्सा बनता था, वो आपको मिल जाता था। उसके साथ आप क्रिकेट पाकिस्तान में चलाते थे और सारी क्रिकेट आप खर्चा करते हैं जो कि आईसीसी से आता है, खर्चा आप करते हैं। अच्छा, अब आइए आप, तो आईसीसी आपको क्यों पैसे देता है? आईसीसी आपको इसलिए पैसे देता है कि आपकी क्रिकेट टीम, आपके क्रिकेटर्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं और उसमें जो कमाई होती है आईसीसी की, जिसमें आप भी शिरकत करते हैं, उसमें से आपको आपका हिस्सा मिलता है। तो लुब्बे लबाब ये हुआ कि आपकी क्रिकेट टीम और क्रिकेट प्लेयर्स ये कमाते हैं ये सारा आपके लिए। ये पीसीबी के लिए जो कमाई है ये आपके क्रिकेट टीम्स की कारकर्दगी है। खा वो ख़वातीन की क्रिकेट टीम हो या हमारी हो, खा हम जीते खा वो हमारे, हम पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, जिसकी वजह से हमें उन टूर्नामेंट्स की जो रेवेन्यू है उसमें से हमें हिस्सा मिलता है। तो ये प्लेयर्स और मैनेजमेंट मिल के ये टीमें बनती हैं, ये इंटरनेशनल खेलते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें से पैसे बनते हैं। वो पैसे हम पीसीबी वाले जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर खर्च करते हैं और जो बच जाते हैं वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके साथ स्टेडियम्स ठीक करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस तरीके से पीसीबी चलता है। अब ये हुआ कि आईसीसी के जो पैसे थे वो ज़रा बढ़ नहीं रहे थे, मगर अब हाल ही में आईसीसी के पैसे बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि क्रिकेट और भी पॉपुलर हो गई है और किटी जो है आईसीसी की बढ़ गई है, जिसमें ये मतलब है कि अगर पहले 10 मिलियन डॉलर मिलते थे तो अब 12-13-14 मिलियन डॉलर पीसीबी को मिलते हैं। मगर इसके अलावा आपका खादिम जो वहाँ एक काम कर गया है, वो जो पीएसएल बना गया है, वो पीएसएल से भी आपको अब 10-15-20 मिलियन डॉलर साल के मिलने शुरू हो गए हैं। तो आप सोचिए कि पीसीबी की जो इनकम है वो डबल हो गई है, मगर वो जो इनकम है उसमें किसका हाथ है? उसके अंदर पीसीबी एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है जिन्होंने ये पीएसएल बनाया, उसको चलाया, और फिर उन फ्रेंचाइजीज़ का हाथ है जिन्होंने फिर टीम्स ख़रीदी, इन्वेस्टमेंट की और वो चला रहे हैं, और फाइनली आवाम का हाथ है जो ये मैचेस देखना चाहते हैं, टीवी के ऊपर देखना चाहते हैं, स्टेडियम्स के अंदर आके देखना चाहते हैं, और फिर उनका हाथ है जो कि एड्स देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि लोग देख रहे हैं क्रिकेट, हमारा ऐड चलेगा, रेवेन्यू, ब्रॉडकास्ट राइट्स चलती है, अब इंटरनेट राइट्स और यूट्यूब राइट्स और दुनिया की राइट्स जो हैं, तो ये दुनिया जो है बढ़ रही है, हाँ, जिसके अंदर पीसीबी की रेवेन्यूज़ भी बढ़ रही हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। आप लोग जो तनकीद करते हैं, आपका एक टैक्स का एक ढेला नहीं जा रहा, आपको फ्री फंड में क्रिकेट एंटरटेनमेंट मिल रही है, जिसकी वजह से जो भी पीसीबी है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है, वो पीसीबी आपको देता है। खुद कफील है, कमाओ पूत है पीसीबी, आपकी रियासत को फ़ायदा ही हो रहा है। अच्छा हुआ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।